Good morning, everyone. This is Poonam here, your SSC teacher from Vishal School, Una. Dear students, we are doing the chapter Nazism and the Rise of Hitler from your history book. So, yesterday in our previous video, we have done कि जो जर्मन लोग थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने बहुत बैड एक्सपीरियंसेस किए. तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट दैट व्हाट वर दैट एक्सपीरियंसेस. So let's start our next topic, that is birth of the Weimar Republic. Germany, a powerful empire in the early years of the 20th century, fought the First World War alongside the Austrian Empire and against the Allies, England, France and Russia. सो स्टूडेंट्स, जर्मनी जो एक बहुत पावरफुल एम्पायर था अपनी स्टार्टिंग डेज में 20th सेंचुरी में, फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उन्होंने 1914 से लेके 1918 तक जो वर्ल्ड वॉर चला था उसमें उन्होंने फाइट की, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ. और किसके अगेंस्ट? एलाइज के अगेंस्ट. एलाइज पावर कौन सी थी? इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया. All joined the war enthusiastically hoping to gain from a quick victory. सभी ने वॉर को ज्वाइन किया, वो बहुत उनको होप थी कि बहुत जल्दी उनको विक्ट्री मिल जाएगी. लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर वुड स्ट्रेच ऑन. मतलब बहुत कम उन लोगों को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि वॉर जो है इतना लंबा चलेगा. इवेंचुअली ट्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज, जिसमें यूरोप के सारे रिसोर्सेज भी ख़त्म हो जाएंगे. जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम. स्टार्टिंग में तो जर्मनी बहुत अच्छे से लड़ा, उस फ्रांस और जर्मनी को ऑक्यूपाई कर लिया. However, the Allies strengthened by the US entry in 1917. बट 3 years के बाद 1914, 15, 16 के बाद 17 में US की एंट्री हुई, जिससे अलाइज जो थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए. और वो जीत गए उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स इन नवंबर 1918. और उन्होंने सेंट्रल पावर्स को नवंबर 1918 में हरा दिया. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज वन बाय एलाइज, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, जिसे बाद में यूएसए ने भी ज्वाइन किया. और हारे कौन थे? सेंट्रल पावर्स हार गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. The defeat of Imperial Germany and the abdication of the Emperor gave an opportunity to parliamentary parties to recast German polity. Imperial Germany की हार के बाद और एम्परर के अपनी किंगशिप को छोड़ने के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली थी पार्लियामेंट्री पार्टीज को जर्मन पॉलिटी में. A national assembly met at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure. एक नेशनल असेंबली वाइमर नाम की एक जगह पे मिले सभी लोग आपस में, और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने इस्टेब्लिश किया जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर था. Deputies were now elected to the German parliament or Reichstag on the basis of equal and universal votes cast by all adults including women. तो वहाँ पे उन्होंने जर्मन पार्लियामेंट के लिए, या उसको रिक्सटैग भी कहते हैं, जो उनके डिप्टीज थे उनको इलेक्ट किया, और बेसिस क्या थे उनके? इक्वल यूनिवर्सल वोट, सभी को सेम राइट वोट का, ऑल एडल्ट्स जितने भी यंग हैं इंक्लूडिंग विमेन के साथ साथ. This republic, however, was not received well by its own people, largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War. तो ये जो रिपब्लिक थी इसे अपने ही लोगों ने, जर्मनी के लोगों ने पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट, क्योंकि जर्मनी को जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो टर्म्स लगाई गई थी उनको एक्सेप्ट करना पड़ा था. द पीस ट्रीटी at Versailles with the Allies was a harsh and humiliating peace. तो जो वर्साइल्स में जो फिर बाद में ट्रीटी हुई थी एलाइज के साथ इनकी सेंट्रल पावर्स की, वो बहुत ज़्यादा हार्श थी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग थी. जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज. ओवरसीज कॉलोनीज मीन्स जैसे इंडिया जो था वो भारत की एक कॉलोनी था, उस तरह से जर्मनी की भी बहुत सारी कॉलोनीज थी. अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, तो जर्मनी को वो सारी की सारी कॉलोनीज खो देनी पड़ी थी. अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज,
75% of its iron and 26% of its coal to France, Poland, Denmark and Lithuania. तो देखिए जर्मनी को बहुत कुछ खोना पड़ा था इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। जो एग्रीमेंट हुआ था, संधि हुई थी, जर्मनी की जो ओवरसीज कॉलोनीज थी वो सारी चली गई। इसकी पॉपुलेशन का 10th पार्ट चला गया। 13% इसकी टेरिटरीज कम हो गई और इसका 70% जो आयरन था और 26% जो कोल था वो किसको देना पड़ा इनको? फ्रांस को, पोलैंड को, डेनमार्क को और लिथुआनिया को। इन कंट्रीज को इनको देना पड़ा। द अलाइड पावर्स demilitarized Germany to weaken its power। और जो अलाइड पावर्स थी उन्होंने यहाँ तक कि जर्मनी को डिमिलिटराइज भी कर दिया। मीन्स वो मिलिट्री रखने का राइट उनका ख़त्म हो गया। वो अपने आप में कोई भी मिलिट्री नहीं रख सकते थे। The war guilt clause held Germany responsible for the war and damages the allied countries suffered। और जर्मनी को इस वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया एंड डैमेजेस द अलाइड कंट्रीज सफर्ड। और जितने भी अलाइड कंट्रीज ने जो भी उनका नुकसान हुआ था, जो भी उन्होंने सफ़र किया था, उस सब के लिए जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल माना गया था। Germany was forced to pay compensation amounting to 6 billion euro। The Allied armies also occupied the resources-rich Rhineland for much of the 1920s. Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles। तो बहुत सारे जर्मन्स जो थे उन्होंने वाइमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल माना, ना कि सिर्फ हार के लिए बल्कि जो वर्साइल्स में उनकी जो ट्रीटी हुई थी और उनकी बहुत ज़्यादा इससे वो इंसल्ट फील कर रहे थे, इस सब के लिए जर्मन्स ने वाइमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल माना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।